हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है, जिसमें हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं। और ये 2020 का पेपर है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक का सॉल्व कर दिए थे। आज 11वां क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी ऑफ द 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1350 आरपीएम। ठीक है, एनआर की स्पीड दे दी यहाँ पर 1350 आरपीएम। तो हमें इफिशियंसी पूछिए मोटर की कितनी होगी। तो इफिशियंसी का इसमें जो सिंपल फार्मूला होता है, इफिशियंसी होती है आपकी एनआर रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम बोलते हैं एनएस, और परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एनआर की वैल्यू जो हमने निकाली, जो हमें दी है, वो है 1350 आरपीएम अपॉन एनएस। सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू होती है एनएस, यहाँ पर निकालता हूँ मैं आपका। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, 120 इंटू एफ। हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और पोल है हमारे 4 पोल। ठीक है, तो 4 से ही कट जाएगा, 4 3 12 और 0 का 0 और 3 पंचे 15 और 2 0 हो जाएगा 1500 आरपीएम हमारी स्पीड आ गई एनएस की। तो यहाँ पर 1350 अपॉन 1500 इंटू क्या करेंगे 100। तो यहाँ पर से 2 0 से 2 0 कट गए, बाकी 15 नम्मा 135 और 0 का 0। तो यहाँ पर से हमारी इफिशियंसी आ गई, वो आ गई 90% इफिशियंसी। आंसर आ जाएगा बी, 90%। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है आपका इफिशियंसी का, रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो मैं आपको इसका एक और वो बता देता हूँ। यहाँ पर रोटर इनपुट जो होता है, रोटर इनपुट पी इन करके रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉस, रोटर इनपुट रेशियो रोटर कॉपर लॉस और डेवलप्ड पावर को पी डी लिखते हैं। तो इनका रेशियो जो होता है वो होता है आपका 1:S/1-S। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंथी फॉर्मूला, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, यहाँ हमें निकालनी है इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या आई है हमारी डेवलप्ड पावर पी डी अपॉन इनपुट क्या है हमारी पी इन। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट किसके बराबर है, आउटपुट है 1-S के बराबर और इनपुट है 1, तो 1-S हो जाएगा आपका 1-S। स्लिप की वैल्यू क्या आती है, स्लिप होता है आपका NS माइनस NR अपॉन NS, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड NS। तो यहाँ से देखिए आप, NS था आपका 1500 और आपकी रोटर स्पीड थी 1300, 1500 माइनस 1350 अपॉन 1500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, स्लिप की वैल्यू 0.1 आ गई। तो इफिशियंसी क्या आएगी, परसेंटेज इफिशियंसी निकालेंगे तो आ जाएगा 1-S इंटू 100। ठीक है, 1-S इंटू 100। तो यहाँ पर से 1-S की वैल्यू है 0.1 इंटू 100। तो 1-0.1 कितना हो जाएगा आपका 0.9। 0.9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90%। तो यहाँ से भी आंसर आएगा आपका 90%। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इससे निकाल सकते हैं कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट या आउटपुट पावर अपॉन कॉपर लॉस या आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। तो यहाँ से आउटपुट पावर अपॉन इनपुट करके हमने एफिशिएंसी निकाली, तो आई है 90%। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द आर्मेचर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। अगर हमारा आर्मेचर लोड के अक्रॉस कनेक्ट हो जाए, मतलब वोल्टमीटर जैसे कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा, अ हाई करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर एंड मीटर में बर्न आउट। बी दिया है द मोटर एक्ट एज वोल्टमीटर, द मीटर एक्ट एज वोल्टमीटर। सी दिया है द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द मीटर, और आपका डी दिया है द मीटर विल रीड करेक्ट रीडिंग। तो अमीटर जो है हमारा, अमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो हमारे लोड के साथ या जिस भी हमने इक्विपमेंट के थ्रू आपका करंट नापनी है आई, उसके हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हमारा अमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध आर इंटरनल की वैल्यू होती है, आइडियल केस में तो 0 होती है, और हमारे प्रैक्टिकल केस में हम रखते हैं वेरी लो। द इंटरनल resistance of the ammeter in ideal case is 0, whereas the practical case the internal resistance is very low because the voltage drop is minimized। तो voltage drop हमें कम चाहिए। voltage drop क्या होते हैं, I square R losses। अगर यहाँ पर R की वैल्यू, इंटरनल R की वैल्यू कम होगी
तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर आर की वैल्यू कम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया अगर हमने उसको लोड के अक्रॉस लगा दिया तो ये हमारा लोड है, ठीक है, लोड है, और हमने लोड के अक्रॉस अगर हमने यहाँ पर अमीटर लगा दिया तो अमीटर का आर इंटरनल क्या होता है, बहुत कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण ये एक आपको शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड हो जाएगा, जिसके कारण हमारी टोटल करंट जो यहाँ से आ रही है वो लोड में ना जाकर वाया अमीटर आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पर IL जो आपकी लोड करंट है वो पूरी अमीटर के अंदर पास हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, और ये बर्नआउट हो जाएगा, तो ये जल जाएगा। अगर हमने इसको पैरेलल में लगा दिया बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए, अ हाई करंट विल पास थ्रू द मीटर एंड मीटर विल बर्न आउट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें दिया है आपका अ सिंगल फेज 230 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई थ्रू अ डायोड, एक डायोड के थ्रू कनेक्ट है। तो कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर एलिमेंट, तो हीटर एलिमेंट में जो पावर डिलीवर होगी उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें हमें दिया क्या है, हमें सप्लाई दी है और लोड दिया है, और ये किसके थ्रू कनेक्ट है, इसके बीच में ये आपका कनेक्ट है आपके डायोड के थ्रू। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पर सप्लाई है और यहाँ पर एक डायोड है, डायोड के थ्रू हमारा ये हीटर कनेक्टेड है। हीटर मतलब प्योर आर लोड। यहाँ पर सप्लाई जो हमें दी है वो दी है आपकी 230 वोल्ट, 230 वोल्ट की सप्लाई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और लोड है प्योर आर हीटर वाला लोड है। तो ये आपका 230 वोल्ट में चल रहा है, और ये आपका इसकी जो आपकी रेटिंग है, पावर रेटिंग, वो है आपकी 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट पर, और यहाँ पर डायोड लगा है। तो ये आपका सर्किट देखिए, ये सर्किट कैसा दिख रहा है आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसा, क्योंकि इसमें एक डायोड लगा है तो ओनली आपके पॉजिटिव साइकिल में ही कन्वर्ट आपका कंडक्ट करेगा। देखिए ये हमारी जो इनपुट साइकिल है Vin, इसकी पॉजिटिव में ही आपका कंडक्ट करेगा, ये इसमें ही कंडक्ट करेगा, बाकी आपके नेगेटिव साइकिल में यह आपका आउटपुट 0 देगा, ठीक है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको एक आध दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो होता है आपका RMS वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है Vm/2, ठीक है। मैक्सिमम/2 होता है RMS, और इसमें अगर पावर निकालनी है हमें, पावर कैसे निकालेंगे हम, आर लोड पर, वो होगा आपका VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर अपॉन RL, जो लोड का प्रतिरोध है वो, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा VRMS की वैल्यू, देन हम उसको पावर में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें लोड भी निकालना पड़ेगा, RL की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पावर दी है, वोल्टेज दी है, तो हमें RL की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, ठीक है। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, जो लोड का R है उसकी वैल्यू निकालेंगे, RL की वैल्यू हो जाएगी V² अपॉन P। V क्या है आपका 230 वोल्ट, तो 230 का स्क्वायर हो जाएगा, और P जो पावर है आपकी वो है आपकी 1000 वाट। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 ये आ जाएगा, और 2 जीरो इधर, और ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 52.9 ओम, ठीक है। RL की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है आपका VRMS की वैल्यू। तो VRMS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, VRMS क्या होता है आपका Vm/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमें Vm की वैल्यू दी है 230 वोल्ट, तो VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से VRMS की वैल्यू हो जाएगी Vm इंटू √2, ठीक है। और आपका हाफ वेव के केस में, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, VRMS निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, VRMS का होता है आपका Vm/2। तो यहाँ पर से वैल्यू क्या आ गई, Vm इंटू √2 अपॉन 2। तो यहाँ पर से देखिए आप, Vm की वैल्यू है आपकी 230 इंटू √2 अपॉन 2।
तो यहाँ से ये कट जाएगा √2 से 2 टाइम, ये हो जाएगा √2, तो 230 अपॉन √2 कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 162.67 वोल्ट। तो यहाँ से हमारी VRMS की वैल्यू भी आ गई। अब हमें सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाना है और हमें पावर निकालनी है। यहाँ पर P क्या हो जाएगा हमारा, P यहाँ पर हो जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन RL। यहाँ से हमने सबकी वैल्यू निकाल दी है। VRMS की वैल्यू निकाली हमने 162.67, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है अपॉन RL। लोड की वैल्यू निकालती है हमने 52.9 ओम। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 500 वाट। तो हमारी जो पावर आ गई वो आई 500 वाट। पावर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, 500 वाट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड द वाई बस मैट्रिक्स फॉर द गिवन डेटा बिलो। हमें जो डेटा दिया है उससे हमें वाई बस मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। वाई बस मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है हमारी एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर बस 1 और 2 के बीच में दिया है, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 0 मतलब रेफरेंस बस, 3 और 0 के बीच में दिया है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 बस का हमारा एक सिस्टम है और एक रेफरेंस बस है। मतलब यहाँ पर एक रेफरेंस बस और 3 हमारी बसेज हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है हमें, ये हमें दिया है इम्पीडेंस दिया है और हमें निकालनी है वाई बस। वाई बस के लिए इम्पीडेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/Z। 1/Z क्या होता है, इम्पीडेंस। और यहाँ पर रियल पार्ट हर एक का 0 है। ठीक है, R की वैल्यू 0 है और X की वैल्यू सब में दी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम Y की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। Y12 की वैल्यू क्या आएगी पहले केस में, Y12 की वैल्यू आएगी 1/, रियल पार्ट तो नहीं है तो इमेजनरी पार्ट के लिए J लगेगा, J 0.34। ठीक है, तो यहाँ से Y12 की वैल्यू आ गई। Y12 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, J ऊपर चला जाएगा तो -J हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.94 और यूनिट क्या आ जाएगी, ओम का उल्टा मोह। Y23 2 और 3 के बीच में जो इम्पीडेंस लगा है उसका हम एडमिटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आएगा 1/J 0.42। ठीक है, J ऊपर चला जाएगा तो -J हो जाएगा, 1/042 का डिवाइड करेंगे हम 1 में तो आ जाएगा आपका 2.38 और यूनिट वही आपका मोह या सीमेंस। इसलिए आगे निकालेंगे हम Y13 के बीच में हमें दिया है 1/J लगाएंगे और 0.3 दिया है, तो 0.3 मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा -J, 0.3 मतलब हो जाएगा 33, मतलब 3.33 मोह। अब Y20 मतलब सेकंड बस और रेफरेंस के बीच में जो इम्पीडेंस दिया हम उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा 1/J 0.15। तो 1/J 0.15 माइनस J ऊपर चला जाएगा, 15 छक्का 90, 0. यहाँ पर 6.66 या 6.67 राउंड ऑफ कर लेते हैं, 6.67 मोह। और लास्ट है आपका Y30 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/J 0.1, तो ये आ जाएगा आपका -J 10 मोह सॉरी। तो यहाँ से हमने Y12, Y23, Y13, Y20 और Y30 की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, और हमारी एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होती है, वाई बस मैट्रिक्स होती है हमारी, वो होती है आपकी Y11, Y12, ये डायगोनल एलिमेंट है, Y22 सॉरी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, ये हमारे डायगोनल है और यहाँ पर से Y12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे Y थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, Y थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, हमें ये सब वैल्यू दी है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 3। तो मैं इसको एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ, इसका कैसे बनेगा। तो इसमें मैं आपको 4 बस दिखाता हूँ, एक ये होगी, एक ये, एक ये बस नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 0 बस या रेफरेंस बस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक एडमिटेंस कनेक्ट है और आपका फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी एक और एडमिटेंस कनेक्ट है, आपका सेकंड और थर्ड के बीच में भी एक एडमिटेंस कनेक्ट है और आपका सेकंड और रेफरेंस के बीच में एक एडमिटेंस कनेक्ट है ये, और थर्ड और 0 के बीच में एक और एडमिटेंस कनेक्ट है ये।
ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या थी, ये है y12, y12। तो y12 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी हमने, माइनस जे 2.94, y20 की वैल्यू क्या निकाली थी, एक मिनट देखना पड़ेगा। y20 की वैल्यू निकाली थी माइनस जे 6.67, ठीक है। आगे y30 की वैल्यू निकाली थी माइनस जे 10, ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकाली है। इसके अलावा हमने y23 2 और 3 की वैल्यू निकाली थी माइनस जे 2.38 आ गया। और आपका y13 1 और 3 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, माइनस जे 3.33, ठीक है। तो ये हमारी एडमिटेंस मैट्रिक्स का जो हमने डायग्राम है ये हमने बनाया। अब हमें इससे एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो देखिए जो हमारी y11 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, y11 की वैल्यू होती है जो मतलब पहली बस से जो भी चीज़ें कनेक्ट है। देखिए पहली बस से एक सेकंड वाली कनेक्ट है और एक थर्ड वाली कनेक्टेड है, बाकी इससे जीरो कनेक्ट नहीं है। तो लेकिन हम लिखते क्या है, y10 पहले से जीरो कोई कनेक्ट है, पहले से दूसरी कनेक्ट है, या पहले से तीसरी कनेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जीरो तो कनेक्ट ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आ जाएगा 0 प्लस y12 की वैल्यू क्या है, माइनस जे 2.94, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा J23 की वैल्यू कितनी है, J23 की वैल्यू है आपकी माइनस जे 2.38, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा माइनस जे 6.27 ओम, y1 की वैल्यू आ गई। तो पहले एलिमेंट की वैल्यू निकल गई, मेन है इसमें डायगोनल एलिमेंट निकालना। अब y22 की वैल्यू निकालते हैं, y22 की वैल्यू क्या होगी, y20, क्योंकि सेकंड से आपका ये देखिए सेकंड से हमारी ये 0 वाला भी कनेक्ट है, ये 3 वाला भी कनेक्ट है और ये 1 वाला भी कनेक्ट है, तीनों कनेक्ट है। तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी y20, y21 और आपका क्या आएगा y23, ठीक है। इनकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर से जब हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा J 11.98 मोह, सब मोह में। बाकी y33 की वैल्यू निकालेंगे, y33 भी वही, क्योंकि ये तीनों से कनेक्ट है 1 सेकंड और थर्ड। तो y30 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, प्लस y13 की वैल्यू भी गिवन है, और आपकी y23 की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करके हमारा आ जाएगा माइनस जे 15.71 मोह, ठीक है। ये इनकी वैल्यू आ गई। इसके अलावा देखिए अब हम क्या निकालेंगे, y12 की वैल्यू। देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है, तो y12 की वैल्यू y21 के बराबर होगी, और आपकी इसके आगे हमारे y12 निकल के y13 की वैल्यू किसके बराबर होगी, y13 की वैल्यू होगी y31 के बराबर, और जो हमारी y23 की वैल्यू होगी ये होगी हमारी y32 के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, ये होती है अपने जो आपका स्मॉल इम्पिडेंस है उनके माइनस साइन के बराबर, ये होती है माइनस y12, ठीक है। ये होगी आपकी माइनस y13 और ये होगी आपकी माइनस y32, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले की पहले वाले की, ये आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का J 2.94 मोह। फिर इसके बाद वाला आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस J 3.33 मोह, और ये आ जाएगा J 2.38 मोह, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई। देखिए मैट्रिक्स कैसे बनी, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू है 1 2 वो वही वैल्यू यहाँ और यहाँ होगी, और जो यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ होगी। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो ये 3 नीचे के और ये 3 इक्वल होंगे। बस हमें यहाँ की वैल्यू देखनी है जो है हमारी डायगोनल एलिमेंट की, वो हमारी वैल्यू आई है कितनी आई है आपकी, एक की वैल्यू आई है आपकी 6.27, देन है आपकी 11.18, देन है 15.71, ये सब माइनस में। तो ऑप्शन देखिए 6.27
11.98 और आपका 15.74। आंसर बी, बिल्कुल सही आंसर है। तो समझ गए आप इसको कैसे सॉल्व करा है। हमने पहले y12 जो भी हमें वैल्यू दी इनकी हमने वैल्यू निकाली, देन हमने यहाँ पर बस मैट्रिक्स को फॉर्म करा, देन उसके बाद हमने सबकी वैल्यू निकाली और आंसर निकाला है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है हमें आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइल विल बी देयर इन डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर फॉर बैलेंस 3 फेज पावर मेजरमेंट। बैलेंस 3 फेज पावर मेजरमेंट के लिए डायनामो मीटर टाइप जो हमारा पावर फैक्टर मीटर है उसमें कितनी कॉइल लगेंगी। दिया है कि 3 करंट कॉइल और 3 प्रेशर कॉइल, 1 करंट कॉइल 1 प्रेशर कॉइल, 2 करंट कॉइल 1 करंट कॉइल 2 प्रेशर कॉइल, या 2 करंट कॉइल 1 प्रेशर कॉइल। तो देखिए जो हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है, पावर फैक्टर मीटर ये हमारा पावर फैक्टर मेजरमेंट के काम आता है। इसके अंदर हमारी 1 करंट कॉइल होती है, 3 फेज के टाइम में 1 करंट कॉइल होती है और हमारी 2 प्रेशर कॉइल होती है। ठीक है, 2 हमारी प्रेशर कॉइल होती है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए ये हमारी 2 प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल हमारी 2 होती है, प्रेशर कॉइल नंबर ए और प्रेशर कॉइल नंबर बी। ठीक है, ये हमारी 2 प्रेशर कॉइल हमारी लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। यहाँ पर जो प्रेशर कॉइल ए है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू बहुत कम होती है और इसमें आर की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी आपकी प्रेशर कॉइल 2 है इसमें एक्सएल की वैल्यू बहुत हाई होती है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत हाई होता है, ये हाईली इंडक्टिव होती है और इसमें आर की वैल्यू कॉइल में अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। ठीक है, तो ये 2 इसके फंक्शन है। बाकी इसमें 2 प्रेशर कॉइल लगे रहती है और 1 आपकी करंट कॉइल लगी रहती है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 करंट कॉइल एंड 2 प्रेशर कॉइल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अ 3 फेज जनरेटर, एक 3 फेज का जनरेटर है जो आपका डिलीवर कर रहा है 1 pu पावर टू एन इनफाइनाइट बस थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, वन अ फॉल्ट, अगर जब फॉल्ट आ गया तो मैक्सिमम पावर विच कैन बी ट्रांसफर ड्यूरिंग पर फॉल्ट, ड्यूरिंग प्री फॉल्ट होना चाहिए, पर लिख दिया है, ड्यूरिंग प्री फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट में दिया है आपका 1.75, 0.4 और 1.25। तो फाइंड द क्रिटिकल किरलिंग एंगल, डेल्टा सी की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा सी की वैल्यू होती है आपकी किसके बराबर होती है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स यहाँ पर पी एस, जो आपका ये जो आपका सप्लाई का जो आपका जनरेटर की जो मैकेनिकल पावर है वो पी एस इंटू क्या होता है आपका डेल्टा एम, मैक्सिमम लोड एंगल, माइनस डेल्टा नोट इनिशियल लोड एंगल, प्लस यहाँ पर जो थर्ड के टाइम में, मतलब जब हमारा पोस्ट फॉल्ट के टाइम में जो पावर है वो, इसको पी सी लिख दूँ मैं, पी सी 3, सेकेंड टाइम में पी सी 3 इंटू क्या होता है कॉस डेल्टा एम, मैक्सिमम करंट मैं मैक्सिमम डेल्टा माइनस पी बी 2, बी 3 लिखता हूँ, बी 2 मतलब आपका फॉल्ट के टाइम में जो करंट है, जो फॉल्ट के टाइम में पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस डेल्टा नॉट से। ठीक है, कॉस डेल्टा नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर से हम करेंगे पी सी 3 पोस्ट फॉल्ट करंट माइनस पोस्ट फॉल्ट पावर माइनस ड्यूरिंग फॉल्ट पावर का माइनस कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर पी एस की वैल्यू हमें दी है, पी एस दिया है 1 पी यू, पी यू में दी है तो पी यू में चलाएंगे। आपका पी एम 1 पहले के टाइम में जो हमारा पावर है प्री फॉल्ट में वो आपका दिया है 1.75 पी यू, 1.75 पी यू, और आपका पी बी 2 मतलब फॉल्ट के टाइम में जो हमारी पावर है वो है आपकी 0.4 पी यू, और पोस्ट फॉल्ट हटने के बाद जो हमारी पावर है पी सी 3, इसकी वैल्यू है आपकी 1.25 पी यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम और डेल्टा नॉट, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो डेल्टा नॉट होता है इनिशियल लोड एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ पी एस, जो हमारी सप्लाई का जो वो है आपका पावर, मतलब जो मैकेनिकल पावर है वो अपॉन करते हैं फर्स्ट केस में, मतलब प्री फॉल्ट के टाइम में, फॉल्ट आने से पहले जो हमारी पावर थी उससे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुट करके क्या होगा, हमारा साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर से पी एम की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू है 1.75। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिग्री में आएगा। तो यहाँ पर से हम इसका आंसर डिग्री में भी निकालेंगे और रेडियन में भी निकालेंगे।
तो डिग्री में निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 34.86 डिग्री, ठीक है। और रेडियन में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.6 रेडियन, 0.6 रेडियन। आइए अब अगले पेज में डेल एम की वैल्यू निकालता हूँ मैं। डेल एम मतलब मैक्सिमम लोड एंगल, डेल एम की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी 180, 180 से माइनस करते हैं, 180 माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऊपर तो वही आएगा जो आपका मैकेनिकल पावर है, और नीचे आएगा पोस्ट फॉल्ट, पोस्ट फॉल्ट मतलब थर्ड केस में जो हमारी पावर है वो, ये आ जाएगा आपका 180 माइनस साइन इनवर्स। पीएम की वैल्यू 1 है और आपका पोस्ट फॉल्ट में वैल्यू है आपकी 1.25, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे डिग्री में आ जाएगा 126.87 डिग्री, और रेडियन में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.21 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारे रेडियन में वैल्यू आ गई। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेल की वैल्यू निकालनी है, डेल सी क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स पीएस, पीएस की वैल्यू 1 है, डेल एम की वैल्यू है आपकी, क्योंकि एंगल नहीं दिया तो सीधे रेडियन में लिखेंगे 2.21 माइनस इनिशियल डेल एम की डेल नोट की वैल्यू 0.6, प्लस करेंगे अब थर्ड के टाइम में पावर थी हमारी 1.25 इंटू कॉस, क्योंकि कॉस दिया है तो अब एंगल लिखेंगे, डेल एम का एंगल था आपका ये जो दिया है 126.87। अब हम इसमें माइनस करेंगे क्या, हमारे फॉल्ट के टाइम में, फॉल्ट के टाइम में 0.4 इंटू कॉस, और इनिशियल एंगल था आपका 34.8 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, पी एम माइनस सॉरी सेकेंड केस वाली पावर और थर्ड केस वाली पावर से, तो 1.25 माइनस 0.4, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर का काम है, आप इसको पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 51.28 डिग्री के बराबर, 51.28 डिग्री, 51.28। तो देखिए इसका आंसर है आपका 51.27, आंसर इसका ये आएगा 51.27, ये आंसर इसका गलत है, 61.57 जो दिया है, इसका सही आंसर है 51.28। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, ये ईएमएफटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बायो-सेवर्ट लॉ का सही एक्सप्रेशन क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट लॉ पूछा है, तो देखिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, डेल बी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बताते हैं। बायो-सेवर्ट तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बताई, वो बताई आपकी μ0/4 इंटू करंट पासिंग थ्रू दैट वायर इंटू डेल एल, जो डिफरेंशियल लेंथ है और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और उनके बीच के एंगल का साइन। तो ये उन्होंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो डेल बी की वैल्यू होगी μ0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, μ0 अपन, ये तो गलत हो जाएगा, इसमें से दोनों में से आई एल एल साइन थीटा अपन, ये बिल्कुल सही, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है ये। तो इन्होंने क्या कहा, क्या हमारी एक वायर है, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है आई और वायर की लेंथ है एल, कोई एक डिफरेंशियल लेंथ, कोई एक छोटी सी लेंथ डी एल ली है, यहाँ से एक डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट पर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बतानी है डी बी की वैल्यू, ठीक है। और इनके बीच का जो यहाँ से एंगल बना रहा है ये थीटा है, तो इन्होंने इसके रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया और अपना फॉर्मूला दिया ये, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कंट्रोल सिस्टम का आ गया, इसमें दिया है आपका फाइंड द लैग कंपनसेशन ऑफ द गिवन ए आरसी नेटवर्क। आरसी नेटवर्क के लिए लैग कंपनसेशन हमें यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर आर और सी नेटवर्क है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको किसमें एस डोमेन यानी लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो आर का लाप्लास तो आर ही होता है, और यहाँ पर सी का लाप्लास चेंज हो जाएगा, तो आर का लाप्लास आर ही होगा, ये R1 है, ये R2 है, इसका हो जाएगा 1/CS, कैपेसिटर का 1/CS हो जाता है। आउटपुट पोर्ट है 1/2S हो जाएगा ये एस डोमेन में, ठीक है। और ये इनपुट है तो V1S हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, VDR लगा देते हैं, वोल्टेज डिवीज़न रूल, VDR। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है V2 की, तो V2S की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आ जाएगी, V2S की वैल्यू आ जाएगी आपकी V1S सप्लाई का जो वोल्टेज है इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है उसका
इम्पीडेंस क्या है R2 प्लस 1/CS अपॉन टोटल इम्पीडेंस क्या है R1 प्लस R2 प्लस 1/CS। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है V2 अपॉन V1, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं V2CS अपॉन V1CS V1S। तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R2CS प्लस 1 और नीचे आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा CS प्लस 1 से, CS प्लस 1। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर सब में नीचे R2 से डिवाइड कर रखे, देखिए तो हमें भी यहाँ पर R2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आइए मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पर से डिवाइड करेंगे हम नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारा V2S डोमेन में अपॉन V1S जो था ऊपर तो सेम रहेगा जो हमें दिया था R2CS प्लस 1 और नीचे क्या था R1 प्लस R2 इंटू यहाँ पर CS प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए उसने R2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर R2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी R2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको जब हमने करा इसके बाद हम इसको आगे पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये टाउ S प्लस 1 अपॉन बीटा टाउ S प्लस 1, बीटा टाउ S प्लस 1। ठीक है, ये S है, S प्लस 1 ये रहा, S प्लस 1 ये रहा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई है आपकी बीटा की, और ये जो वैल्यू है ये आई आपकी टाउ की वैल्यू आई। तो यहाँ से देखिए टाउ की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टाउ की वैल्यू आ गई आपकी R2 इंटू सी, जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई R2 इंटू सी, और बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आई आपकी R1 प्लस R2 अपॉन R2, और लैग कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर में बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर बीटा हमारा ग्रेटर देन होता है, तो R1 R2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी ग्रेटर देन होगी 1 से, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, टाउ की वैल्यू R2C आई है, टाउ की वैल्यू R2C, टाउ की वैल्यू R2C, सब जगह वही है। बाकी ट्रांसफ़र फंक्शन में इसकी वैल्यू आई R1 प्लस R2 अपॉन R2 ग्रेटर देन 1, R1 प्लस R2 ग्रेटर देन 1, R1 प्लस R2 ग्रेटर देन 1, यहाँ भी आई है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, अब हमें पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन देखना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू आई है टाउ S प्लस 1 अपॉन बीटा टाउ S प्लस 1, टाउ S प्लस 1 अपॉन बीटा टाउ, आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है, टाउ S प्लस 1 बीटा टाउ S प्लस 1, और टाउ की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, क्योंकि लैग कंपनसेटर है तो ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है द पावर इनपुट इन ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन 3-फेज इंडक्शन मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, मतलब हम 3-फेज इंडक्शन मोटर में जब ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं तो किसके बराबर होता है, एडी करंट लॉस इन कोर, या आयरन लॉस इन कोर, हिस्टेरिसिस लॉसेज इन कोर, या I2R लॉस इन वाइंडिंग। तो देखिए जो हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है BRT, ब्लॉक रोटर टेस्ट, उसमें क्या करते हैं, रोटर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रोटर हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। तो इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ये हमारे सीरीज पैरामीटर निकालने का काम आता है, जो हमारे सीरीज के पैरामीटर हैं वो निकालने का काम आता है, जैसे R और X। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा R है और ये X है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट है, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है I और यहाँ पर R और X है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहे हैं PL, जो लॉस होते हैं वो होते हैं I2R लॉसेस, जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है वो आपका कॉपर लॉस निकालने का काम आता है, जिसको हम I2R लॉसेस बोलते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बने रहो इस सीरीज के साथ।